नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पढ़ाई की पोथी में। साथियों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो चलिए फटाफट से इस क्लास से जुड़ जाइएगा, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं सामान्य अध्ययन के कुछ मोस्ट 100 टॉप क्वेश्चंस, जिसमें आपके हम इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थव्यवस्था सभी चीज़ को कंबाइंड पढ़ेंगे। और यह एक जनरल अवेयरनेस की सबसे टॉप क्लास होने वाली है, क्योंकि आपके जो जनरल अवेयरनेस है वह 10 नंबर की है, संविधान आपका 5 नंबर का है, अर्थव्यवस्था भी 5 नंबर की है, भारतीय इतिहास भी आपका 5 नंबर का है। इस प्रकार अगर मैं कहूँ कि 5 5 5 5 और 10 को जोड़ लिया जाए तो लगभग 30 क्वेश्चन की तैयारी आज आप करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से एक फास्ट और क्विक रिवीजन मेरे साथ। अगर आप चैनल से नए हैं तो प्लीज़ पढ़ाई की पोथी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। यहाँ पर कम समय में बेहतर कंटेंट दिया जाता है, जैसा कि आप आगे यदि जुड़े रहेंगे तो ज़रूर जानेंगे। पहला हमारा क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? इतिहास विषय से निकलने वाला एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के द्वारा की गई है। पढ़ाने से पहले एक बार फिर से मैं बता दूं कि अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, अगर आपको सेपरेट वीडियो चाहिए, सेपरेट भूगोल का चाहिए या आपको सेपरेट प्राचीन इतिहास का चाहिए, तो आप वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर के विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर प्राचीन इतिहास का एक एक पैट के संबंधित टॉपिक क्लियर करवाया गया है, तो आप उन क्लासों को भी देख सकते हैं। या आप भूगोल या संविधान की तैयारी बेसिक से करना चाहते हैं तो भी हमारी प्लेलिस्ट से जुड़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, सती प्रथा का प्रथम लिखित प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है? तो सती प्रथा का जो प्रथम लिखित प्रमाण है यह भानुगुप्त के एरण अभिलेख से प्राप्त होता है। भानुगुप्त के एरण अभिलेख से सती प्रथा का प्रथम प्रमाण प्राप्त होता है। अगला देखेंगे, वीणा वादक शासक कौन है जिसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है? ये सारे क्वेश्चन मैं डिटेलिंग में पहले भी करवा चुकी हूँ। जैसा कि मैं कह रही हूँ, अंतिम समय में यह आपके लिए एक रिवीजन क्लास है। तो वीणा वादक जो शासक है, जिसकी मुद्राएं जो थी उसमें इसके वीणा बजाती हुई आकृति छपी हुई थी, जिस कारण लोगों ने बाद में जान पाया इतिहास में कि यह वीणा वादक था, वीणा का बहुत ही बड़ा प्रेमी था। तो वीणा वादक शासक कौन था? समुद्रगुप्त। इसे भारत का नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। अब वेद की बात आई है तो हम सारे वेदों को यही खत्म कर देते हैं, क्योंकि वेद आपके टॉपिक में दिए गए हैं। तो वेद आपके कितने हैं? 4 हैं। इनमें से अगर मैं कहूँ कि वेद त्रय में कितने वेद शामिल हैं, तो वेद त्रय में कुल 3 वेदों को शामिल किया गया, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। अथर्व वेद को शामिल नहीं किया गया। तो अगर मैं कहूँ कि 4 वेद कौन कौन से हैं, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेद त्रय में कितने शामिल हैं? तो अथर्ववेद को छोड़कर बाकी 3 वेद आपके वेद त्रय में शामिल हैं। ऋग्वेद में गाय को अघन्या कहा गया। जो ऋग्वेद है इसमें गाय के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया, अघन्या। बहुत बार पूछा जा चुका है और इसका अर्थ क्या होता है? तो ना मारे जाने योग्य। अगला देखेंगे, ऋग्वेद के 10वें मंडल में ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएं हैं, जिन्हें हम आज श्लोक कहते हैं। उन्हीं को वेदों में ऋचाएं भी कहा जाता है। तो वेद में, ऋग्वेद में आपके कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त हैं और 10,462 ऋचाएं हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, ऋग्वेद के 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है और तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में किसका उल्लेख किया गया है? देवता सोम का। और तीसरे मंडल में किसका उल्लेख किया गया है? गायत्री मंत्र का। देखिए गायत्री में कितने अक्षर आते हैं? 3, गायत्री। तो इसका जो उल्लेख है किस मंडल में किया गया है? तृतीय मंडल में किया गया है। उम्मीद करती हूँ कि अब आप नहीं भूलेंगे। और यह किस देवता को समर्पित है? तो गायत्री नामक जो मंत्र आपका मिलता है यह सविता नामक देवता को समर्पित है। सबसे बाद का वेद किसे कहा जाता है, या जादू टोने वाला वेद किसे कहा जाता है? तो सबसे बाद में जिस वेद की रचना हुई वह था आपका अथर्ववेद। और इसमें आपके क्या प्राप्त होते हैं? तो वेद में इसमें जादू टोना, शाप, वशीकरण, मंत्र इत्यादि का वर्णन मिलता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में किसका वर्णन है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का वर्णन किया गया है। 4 वर्ण अब आपके कौन कौन से हैं? तो जिन्हें हम कहते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण का जो उत्पत्ति है वह कहाँ से बताई गई है? तो आदि पुरुष ब्रह्मा के मुख से, क्षत्रिय की भुजाओं से, वैश्य की जंघा से और शूद्र की पैरों से। तो यह इस प्रकार से 4 वर्णों में आपके पुरुष सूक्त में बांटा गया है। अब
एक बात मैं थोड़ा अपनी तरफ से बताना चाहूँगी कि कई लोग वेद और पुराण और भागवत पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा उनसे एग्री करती हूँ। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूँ कि ये जो भी विभाजन किया गया था ये किसी भी प्रकार से जातिगत नहीं था, बल्कि आपके किस पर आधारित था, वर्ण व्यवस्था पर आधारित था। यानी कि जो भी व्यक्ति जैसा कार्य करता था उसे उसी जाति में रखा जाता था। यहाँ तक कि आपके वेद में ऐसे भी प्रमाण मिलते हैं जिसमें एक घर में चारों वर्णों के लोग निवास करते थे। अब एक घर में चार वर्ण के लोग कैसे हो सकते हैं, जबकि हमारे पिता तो यदि दीक्षित हैं, शुक्ला हैं, राजपूत हैं, क्षत्रिय हैं, तो आज हम क्षत्रिय ही कहलाते हैं। तो ऐसा नहीं था। हमारे वेदों में जो ये वर्णन बनाया गया था जातिगत नहीं था, बल्कि यह व्यापार गति था, हमारे कर्मों पर आधारित था। यदि एक ही पिता के चार पुत्र हैं, वह एक वैश्य का कार्य कर रहा है तो उसे वैश्य कहा जाता था। यदि कोई शूद्र का कार्य कर रहा है तो शूद्र कहा जाता था। इसके साथ साथ यदि कोई पूजा पाठ धर्म कर्म का कार्य कर रहा है तो उसे ब्राह्मण कहा जाता था। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारे वेद गलत नहीं है, लेकिन वेदों की जानकारी देने वाले इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं ताकि संपूर्ण चीजें हमें मिथ्या प्रतीत होती हैं। अगला देखेंगे, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया। सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडकोपनिषद से। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से। इन सारी बातों का सिर्फ एक ही मतलब था कि आज के समय में आप जाति पाति धर्म इन सभी चीज़ों से ऊपर उठें और शिक्षा को महत्व दें, क्योंकि हमारे प्राचीन वेद पुराण ग्रंथ और यहाँ तक कि मैं पूरे मन से कह सकती हूँ कि किसी भी धर्म का कोई भी धार्मिक ग्रंथ हमें जाति पात मनाने को विवश नहीं करता है। ये चीज़ें हमारे द्वारा बनाई गई हैं जिन्हें हम ही खत्म करेंगे। अगला है, यजुर्वेद का संबंध किससे है। तो यजुर्वेद जिसका उपवेद क्या है, तो इसे कह सकते हैं यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद, और इसका संबंध है यज्ञ और कर्मकांड से। यज्ञ और कर्मकांड जो भी आपके वर्णित होते हैं ये सभी यजुर्वेद में वर्णित हैं। और सामवेद का संबंध किससे है, तो इसका उपवेद है गांधार वेद, इसका संबंध है गायन से। इसे गद्य एवं पद्य वाला वेद भी कहते हैं, या इसे शुक्ल वेद और कृष्ण वेद के नाम से भी जाना जाता है। ऋग्वेद का उपवेद क्या है, तो ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। अगला प्रश्न देखेंगे। अब हमने कुछ इतिहास के प्रश्न लिए हैं, तो अब हम कुछ प्रश्नों को ले लेते हैं आधुनिक इतिहास से। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, तो भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को हुआ। किसके समय में हुआ, तो लिनलिथगो के समय में हुआ। सुभाष चंद्र बोस, पूरा सीधा सीधा टॉपिक ही लिख दिया गया है पीटी में कि सुभाष चंद्र बोस, तो इनसे क्वेश्चन बनना तय है। अब सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म है वह 23 जनवरी को हुआ था, इसलिए इनके जन्म दिवस पर हम पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। आपका टॉपिक दिया गया है महत्वपूर्ण दिवस और सुभाष चंद्र भी, तो हो सकता है दोनों को रिलेट करके आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है। तो सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर 23 जनवरी को हम पराक्रम दिवस मनाते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की गई, तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में की। राजपथ के परिवर्तित नाम यानी कि कर्तव्य पथ पर इंडिया गेट के पास सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगाई गई है। हाल ही में आपके सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति कहाँ लगाई गई है, तो राजपथ जिसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया है, कर्तव्य पथ, वहाँ इंडिया गेट पर सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगाई गई है। हरिपुरा अधिवेशन जो कि त्रिपुरा में हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा हरिपुरा अधिवेशन त्रिपुरा की अध्यक्षता की गई थी। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया, सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो का नारा किसके द्वारा दिया गया, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। सुभाष चंद्र बोस की जो महत्वपूर्ण पुस्तक है इंडियन स्ट्रगल, तो इंडिया स्ट्रगल किसकी पुस्तक है, सुभाष चंद्र बोस की। पूरा इत्मीनान रखिए, धैर्य रखिए, मैंने पूरा आपसे प्रॉमिस किया है और मैं निभाऊंगी भी। बस आपको अंत समय तक जुड़े रहना है और मेरे द्वारा दिए गए टॉप 100 की, चाहे वह करंट की श्रृंखला हो, भूगोल की श्रृंखला हो, इतिहास की श्रृंखला हो, संविधान की श्रृंखला हो, बस सभी को पढ़ते जाना है और सुनते जाना है। आप आंख बंद करके यदि मेरे वीडियो को सुनते भी रहेंगे तो मैं पूरे यकीन से कह सकती हूँ कि आपका बेड़ा पार हो जाएगा। अगला है लखनऊ अधिवेशन 1916 की अध्यक्षता किसने की, तो अंबिका चरण मजमूदार ने। और इस अधिवेशन के बाद आपके क्या हुआ, गरम दल और नरम दल एक हो गए। अब मैंने कहा एक हो गए, तो अलग कब हुए थे, अलग हुए थे 1907 के सूरत अधिवेशन में। 1907 के सूरत अधिवेशन में गरम दल और नरम दल अलग अलग हो गए थे और इस 1916 के अधिवेशन में इन दोनों में क्या हो गया था, फिर से मित्रता हुई और यह एक हो गए। इसकी अध्यक्षता किसने की, अंबिका चरण मजमूदार ने। किस अधिवेशन में प्रथम बार राष्ट्रीय गीत को गाया गया, तो जैसा कि मैंने आपको, यदि आपने संविधान का वीडियो देख लिया है तो उसमें भी बताया था कि कलकत्ता अधिवेशन 1896 में जिसकी अध्यक्षता स्वयं रहमतुल्लाह कर रहे थे, उनके इसी अधिवेशन में सरला देवी चौधरानी के द्वारा पहली बार राष्ट्रीय गीत को गाया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं कि
राष्ट्रीय गीत को कब गाया गया? तो कलकत्ता अधिवेशन 1896 में। कब अपनाया गया भारत के द्वारा, भारत के लोगों के द्वारा? तो 24 जनवरी 1950 को। किसने सबसे पहले गाया? तो सरला देवी चौधरानी ने गाया। अब कई लोग इस पर विपत्तियां उठा रहे हैं कि मैं वंदे मातरम नहीं गाऊंगा। भैया, जो भी हमारे हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी भाई हो, मैं उनसे बस एक ही बात कहना चाहूंगी कि जब सबसे पहले हमारा वंदे मातरम गाया गया था तो उसकी अध्यक्षता हमारे ही मुस्लिम भाई रहमतुल्लाह कर रहे थे। उन्होंने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं लिया? यदि यह राष्ट्रीय गीत इतना ही गलत था तो उन्होंने इसे क्यों गाने की अनुमति दी? तो आपसे बस इतना ही निवेदन है कि राष्ट्र की किसी भी चीज़ों में अपना अलग से कोई पुट ऑन ना दें, जो चीज़ें जैसी हैं उन्हें वैसा ही चलने दें और अपनी खुद की स्वयं की ग्रोथ को आगे बढ़ाएं। इस प्रकार धार्मिक और जातिगत चीज़ों से कुछ भी नहीं मिलेगा। अगला देखें, किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई? तो लाहौर अधिवेशन 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग की गई। लाहौर अधिवेशन 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग की गई। कांग्रेस के किस अधिवेशन में गरम दल और नरम दल अलग हुए थे? मैंने अभी आपको बताया कि सूरत अधिवेशन में 1907 में गरम दल और नरम दल अलग हो गए थे और 1916 में ये दोनों एक हो गए थे। दांडी मार्च कब से प्रारंभ हुआ था? तो दांडी मार्च, क्योंकि मार्च से ही इस घटना को जाना जाता है, तो ये दांडी यात्रा आपके प्रारंभ हुई थी साबरमती नदी अहमदाबाद से 12 मार्च 1930 से। 12 मार्च 1930 को आपकी दांडी यात्रा प्रारंभ की गई थी और इसे समाप्त कब किया गया? तो 6 अप्रैल 1930 को इस यात्रा को समाप्त कर दिया गया था। इस यात्रा में गांधी जी के साथ कुल 79 यानी कि 79 लोग थे। अगला देखेंगे, सर्वप्रथम जनगणना किसके शासनकाल में हुई? तो जो जनगणना के आंकड़े आज हम 2011 के रटे जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, कभी ये सोचा कि जनगणना सबसे पहले कब की गई थी? तो यह जनगणना सबसे पहले की गई थी लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 ईस्वी में। और नियमित जनगणना या कह सकते हैं कि दशकीय आधार पर जनगणना कब की गई? तो रिपन के शासनकाल में 1881 में। रिपन को ही स्थानीय सुशासन का जनक भी कहा जाता है। 23 मार्च 1931 को लाहौर षड्यंत्र के अंतर्गत किन्हें किन्हें फांसी दी गई थी? तो सबसे पहले तो जान लेंगे कि लाहौर षड्यंत्र की घटना आपकी किसी तिथि से संबंधित है? तो 23 मार्च 1931 को। आधुनिक इतिहास यदि कहीं भी पढ़े, कभी भी पढ़े और किसी से भी पढ़े तो तिथियों को जरूर ध्यान रखें, क्योंकि भैया यहाँ से बहुत प्रश्न निकलते हैं, सीधे आपसे तिथियां ही पूछी जाती हैं। तो 23 मार्च 1931 को लाहौर षड्यंत्र के अंतर्गत आपके 3 लोगों को फांसी दी गई, जिसमें थे शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। अगला देखेंगे, केसरी और मराठा नामक पुस्तकें या पत्रिकाएं किसकी हैं? तो पहले तो देख लीजिएगा कि केसरी और मराठा नामक ये पत्रिकाएं हैं जो कि बाल गंगाधर तिलक की हैं। केसरी आपकी मराठा भाषा में लिखी गई है और मराठा पत्रिका आपकी अंग्रेजी भाषा में लिखी गई है। इसके साथ साथ एक पुस्तक भी इन्होंने लिखी और जिसका नाम है गीता रहस्य। अब हम देखेंगे अगला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना की है ज्योतिबा फूले ने। ज्योतिबा फूले के द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई। इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है और जिसका नाम है गुलामगिरी। अगला प्रश्न देखेंगे, आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आर्य समाज की स्थापना की है दयानंद सरस्वती ने। कब की है? तो 1875 में। 1875 में दयानंद सरस्वती जी के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई? तो 1897 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 ईस्वी में की गई। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना महादेव गोविंद रनाडे ने की और सर्जेंट सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की। बौद्ध धर्म में आपके 4 संगीतियाँ हुई और बौद्ध धर्म में जो आपके धर्म परिवर्तन है उसे क्या कहा गया? तो धम्म चक्र परिवर्तन, यानी कि उनके पहले उपदेश को क्या कहा गया? तो महात्मा बुद्ध के पहले उपदेश को कहा गया धम्म चक्र प्रवर्तन। उनके गृह त्याग की घटना को क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण। उनके इसके साथ साथ जब उनकी मृत्यु हो जाती है या कह सकते हैं जब उन्हें निर्वाण प्राप्त हो जाता है तब उस घटना को क्या कहा गया? तो महापरिनिर्वाण। एक बार फिर से रिकॉल कीजिएगा तीनों शब्द। यकीन मानिए हो सकता है आपसे प्रश्न यहीं से निकल जाए कि महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना को कहते हैं, क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण। प्रथम उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन और निर्वाण प्राप्त करने को महापरिनिर्वाण। अगला देखेंगे, बौद्ध धर्म में 4 संगीतियां हुई और ये 4 संगीतियां कब कब हुई, किसके शासनकाल में हुई? पिछली बार भी आपका पूछा गया था और इस बार भी पूछा जा सकता है। तो बौद्ध धर्म की प्रथम संगीति राजगृह में अजातशत्रु के शासनकाल में हुई, जिसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की। प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह अजातशत्रु के शासनकाल में महाकश्यप ने अध्यक्षता की।
द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में कालाशोक के समय जिसकी अध्यक्षता साबा कामी ने की। द्वितीय संगीति वैशाली में कालाशोक के समय जिसकी अध्यक्षता साबा कामी ने की। तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुई जिसके जो अध्यक्ष थे या कह सकते हैं किसके शासनकाल में हुई, तो अशोक के, और इसके अध्यक्ष थे मोगलपुत्र तिस। चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडलवन कश्मीर में हुई कनिष्क के शासनकाल में, और इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की। अभी मैं इनको आपको 1 सेकंड में फिर से याद करा देती हूँ। प्रथम राजगृह अजातशत्रु, द्वितीय वैशाली कालाशोक, तृतीय पाटलिपुत्र अशोक, और चौथी कुंडलवन कश्मीर कनिष्क के शासनकाल में। अब हम अध्यक्षों को एक क्रम से याद कर लेंगे। महाकश्यप, साबाकामी, मोगलपुत्र तिस और वसुमित्र। महाकश्यप, साबाकामी, मोगलपुत्र तिस और वसुमित्र। देखिए, कुछ तो आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर पूरी मेहनत मैं ही करती रहूँगी तो आप क्या करेंगे? आपका काम है वीडियो को बार बार सुनना। मैं बस इतना ही बार बार कह रही हूँ कि अगर आप मुझे सुनते भी रहेंगे तो भी आपका बहुत कुछ बदल जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे या इसकी स्थापना किसने की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय थे डफरिन, और इसके संस्थापक हैं ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम के द्वारा 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। डफरिन ने ऐसा कहा जाता है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है डफरिन के मस्तिष्क की उपज है। असहयोग आंदोलन के समय कौन शासक था? तो असहयोग आंदोलन के समय भारत में चेम्सफोर्ड था। और भारत छोड़ो आंदोलन के समय कौन था? तो लिनलिथगो। कब हुआ था? 9 अगस्त 1942 को। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस तिथि को हुआ था? तो सविनय अवज्ञा जो आंदोलन है ये आपका 1931 में हुआ था। और किसके मध्य? तो गांधी जी और इरविन के मध्य हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय इरविन का शासन था। और इरविन समझौता आपका किसके मध्य हुआ था? तो इरविन समझौता 1931 में महात्मा गांधी और इरविन के मध्य हुआ था। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली कौन सा अधिनियम कहलाता है? तो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली आपके मार्ले मिंटो शासन अधिनियम के अंतर्गत चालू की गई थी 1909 में। 1909 मार्ले मिंटो अधिनियम का संबंध किससे है? सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली से। बक्सर के युद्ध के समय कौन अंग्रेजी वायसराय था? तो हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो 1764 में बक्सर के युद्ध के समय भारत का वायसराय था। प्लासी के युद्ध के समय कौन वायसराय था? तो रॉबर्ट क्लाइव था। और 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न देखें, 1857 की क्रांति के बाद वायसराय कौन बने? तो 1857 की क्रांति के बाद जो भारत के वायसराय बने थे वह लॉर्ड कैनिंग बने थे। मैं एक बार फिर से रिकॉल कर देती हूँ क्योंकि हो सकता है मेरे द्वारा बताने में किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन रह गया हो, तो एक बार फिर से सुन लीजिएगा। असहयोग आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? चेम्सफोर्ड। भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय लिनलिथगो। और सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय वायसराय इरविन। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि इरविन समझौता कब हुआ, तो 1931 में गांधी जी और लॉर्ड इरविन के मध्य, जिसमें 13 सूत्रीय मांगों का आधार रखा गया। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली किसका आधार है? तो मार्ले मिंटो एक्ट 1909 का। बक्सर के युद्ध के समय अंग्रेजी वायसराय कौन थे? तो हेक्टर मुनरो। 1764 में यह युद्ध हुआ था। और प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ, जिसमें भारत में वायसराय कौन थे उस समय? तो रॉबर्ट क्लाइव। और 1857 की क्रांति जो कि आपके मेरठ से शुरू हुई थी, उस समय भारत का जो वायसराय था वह था लॉर्ड कैनिंग। सहायक संधि के जन्मदाता कौन है? तो सहायक संधि के जन्मदाता है डुप्ले, जबकि इसका सबसे ज्यादा प्रयोग करने के कारण सर्वाधिक नाम आपको सुनने में आएगा वेलेजली का। तो आप याद रखेंगे कि सहायक संधि का जनक पूछा जाए तो डुप्ले, और सर्वाधिक प्रयोग किसने किया? वेलेजली ने। अगर आपको ऑप्शन में डुप्ले नहीं दिए गए हैं, कहीं कहीं अब किताबों में ऐसा भी आ रहा है कि सहायक संधि के जनक कौन है? वेलेजली। तो ऐसा मेरे हिसाब से तो सही नहीं है, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा इसका प्रयोग किया, इसलिए लोग इन्हें सहायक संधि के जनक के रूप में कहने लगे, लेकिन इसका वास्तविक जनक डुप्ले ही है। अगला प्रश्न देखेंगे, स्थायी बंदोबस्त किसने प्रारंभ किया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। स्थायी बंदोबस्त किसने प्रारंभ किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने शुरू की? तो रीड मुनरो ने। रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने शुरू की? रीड एवं मुनरो ने। स्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस, रैयतवाड़ी व्यवस्था रीड मुनरो, महलवाड़ी व्यवस्था हॉल्ट मैकेंजी ने। काकोरी ट्रेन एक्शन घटना कब हुई? तो 9 अगस्त 1985 को। 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन घटना हुई। अब जिसे क्या बदल के कर दिया गया है? तो काकोरी कांड का नाम आपके बदल के कर दिया गया है काकोरी ट्रेन एक्शन। ये कहाँ पर हुई थी? तो आप याद रखेंगे कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ था। और इसमें आपके जो पकड़े गए थे और उन्हें पकड़े जाने वाले लोग थे राजेंद्र लाहिड़ी, चंद्रशेखर आजाद और अशफाक उल्लाह खां। ये 3 लोग इस ट्रेन एक्शन में शामिल थे। राजेंद्र लाहिड़ी, चंद्रशेखर आजाद और अशफाक उल्लाह खां ने काकोरी ट्रेन एक्शन की घटना को अंजाम दिया था। यह कब हुई थी? तो 9 अगस्त
1925 को। एक प्रश्न और याद रखेंगे कि यदि आपसे पूछ लिया जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहली बार अध्यक्षता की थी वह महिला थी आपकी एनी बेसेंट। और यदि पूछ लिया जाए कि प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो वह हो जाएंगी आपकी सरोजनी नायडू। उन्होंने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो कानपुर अधिवेशन 1925 की जो अध्यक्षता है वह एकमात्र भारतीय महिला सरोजनी नायडू जी के द्वारा की गई थी। और सरोजनी नायडू ही आपके भारत की प्रथम राज्यपाल, या कह सकते हैं कि किस राज्य की राज्यपाल, तो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल रही थी। देखिए सिर्फ 19 मिनट और 20 मिनट हुए हैं और इन 20 मिनट में आप 100 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस कर चुके हैं। अब हम आगे और बढ़ते हैं। और आदिवासियों द्वारा मनाए जाने वाला प्रमुख त्यौहार कौन सा है, तो सरहुल। आदिवासियों के द्वारा जो सबसे प्रमुख त्यौहार मनाया जाता है वह कौन सा त्यौहार है, सरहुल है। और ये किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, तो इसका संबंध है झारखंड से। बथुकम्मा त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, तेलंगाना में। ओणम कहाँ से संबंधित है, तो केरल से। थाईपुसम त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, तमिलनाडु में। अगर आपको त्यौहार और कह सकते हैं त्यौहारों से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहारों की एक मैंने सेपरेट वीडियो पहले से बना रखी है, चैनल में आप जा करके देख सकते हैं कि भारत के महत्वपूर्ण मेला एवं महोत्सव पर्व, वहाँ पर मैंने एक एक चीज़ को विधि ट्रिक से समझाया और ऐसी ट्रिक से समझाया कि ये सारे की सारी चीज़ें आपके दिमाग में सेट हो जाएंगी। तो अगर आपके पास थोड़ा भी टाइम है तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा एक बार, क्योंकि वहाँ से आपका 1 नंबर फिक्स है। तो अगर आपको अब 1 नंबर चाहिए तो थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी। अब आपको उस वीडियो को ढूंढना पड़ेगा कि महत्वपूर्ण पर्व त्योहार भारत के बाई पढ़ाई की पोथी। तो पढ़ाई की पोथी में जाकर के आप भारत के महत्वपूर्ण पर्व त्योहारों और मेलों को देख सकते हैं। थाईपुसम त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, तमिलनाडु में। वोनोलू त्यौहार आपका कहाँ मनाया गया है, तो वोनालू त्यौहार मनाया गया है तेलंगाना में। लोसार नामक जो एक त्यौहार है वह आपका कहाँ मनाया जाता है, लद्दाख में। और लोसांग कहाँ मनाया जाता है, तो सिक्किम में। देखिए लोसार लद्दाख में और लोसंग सिक्किम में। हार्नबिल त्यौहार कहाँ का प्रसिद्ध है, तो नागालैंड का। और बिहू कहाँ मनाया जाता है, असम में। बिहू तो हम सभी जानते हैं कि बिहू त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, असम में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, लखीमपुर खीरी में। यदि आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, तो लखीमपुर खीरी। और लखीमपुर खीरी में ही दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, जो कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, बिहार में। देहिंग पटकी और रायमोना ये कहाँ पर स्थित हैं, असम में। असम में आपके कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो देहिंग पटकई, रायमोना। इसके साथ साथ आप याद रखेंगे कि एक सिंग वाला गैंडा भी कहाँ मिलता है, तो असम में मिलता है। औरांग भी कहाँ है, तो असम में ही है। रामगंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में। अब ये रामगंगा नेशनल पार्क की थोड़ी सी स्टोरी सुन लीजिएगा कि ये रामगंगा नेशनल पार्क जो है इसका पूर्व में नाम क्या था, तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना कब हुई थी, सन 1935 में। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के पहले भी इसका कुछ नाम था और वह नाम था इसका हेली नेशनल पार्क। तो हेली नेशनल पार्क से जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से रामगंगा नेशनल पार्क। वर्तमान में हम इसे क्या कह रहे हैं, रामगंगा नेशनल पार्क। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है, चमोली उत्तराखंड में स्थित है। इसके साथ साथ याद रखेंगे कि वृक्ष बचाओ आंदोलन आपका कहाँ से संबंधित है, उत्तराखंड में। किसने चलाया था, तो सुंदरलाल बहुगुणा ने। माउंट मणिपुर उद्यान कहाँ स्थित है, तो माउंट मणिपुर उद्यान स्थित है आपका। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ढूंढ करके बताइएगा कि माउंट मणिपुर आपका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, क्योंकि मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है। और अब बहुत अच्छा किया जो मैंने नहीं लिखा, क्योंकि अब आपके लिए एक प्रश्न बन गया है। तो आपके लिए ये प्रश्न है कि माउंट मणिपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। साउथ बटन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो अंडमान निकोबार में। कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश को ही आपके टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बाघों की संख्या है। बाघ दिवस कब मनाते हैं, 29 जुलाई को मनाते हैं। और टाइगर प्रोजेक्ट कब चलाया गया, 1973 में चलाया गया। इसके साथ साथ याद रखेंगे कि मध्य प्रदेश का इंदौर ही आपका सबसे स्वच्छ जिला है और इंदौर के द्वारा ही वाटर प्लस सिटी अवार्ड भी जीत लिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, जल दिवस कब मनाया जाता है। देखिए मैं बस इतना कह सकती हूँ कि जो इस प्लेटफॉर्म से जुड़ा रहेगा ना, उसे पता नहीं चलेगा, उसे स्वयं भी नहीं पता चलेगा कि वह कितने आगे निकल चुका है। तो जल दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च को। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, 22 मई को। कछुआ दिवस कब मनाया जाता है, 23 मई को। और विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, 28 फरवरी को। साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है,
8 सितंबर को। और टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 जुलाई को। 29 जुलाई को आपका टाइगर दिवस मनाया जाता है। हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है 28 जुलाई को। इकोलॉजी शब्द के जन्मदाता कौन है? तो अर्नेस्ट हेकल। और इकोसिस्टम शब्द आपका किसने दिया है? तो एजी टांसले ने। एक बार फिर से मैं थोड़ा दिवसों को रिवाइज करवा दूं, क्योंकि यहाँ से आपके एक प्रश्न निकल सकता है। तो जल दिवस 22 मार्च, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, जैव विविधता दिवस 22 मई, कछुआ दिवस 23 मई, विज्ञान दिवस 28 फरवरी, साक्षरता दिवस 8 सितंबर, हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई, टाइगर दिवस 29 जुलाई और विधि दिवस आपका कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को विधि दिवस मनाया जाता है। तो ये थे आपके कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि मैंने इसमें आपके संविधान के साथ साथ कुछ चीज़ें आपके आधुनिक इतिहास से, कुछ चीज़ें प्राचीन इतिहास से, इन सभी चीज़ों को इंक्लूड किया है। उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको मेहनत थोड़ी सी भी अच्छी लगी, अगर लगा है कि हाँ क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लायक हैं, स्टैंडर्ड और लेवल बिल्कुल सही है और आपके लिए थोड़ी सी भी मेहनत की गई है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मेरा काफ़ी हौसला बढ़ाता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और आपने अब तक इसको लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लिया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो आपको प्रोवाइड हो सके। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए, अपने माता पिता गुरुजनों का सम्मान कीजिए। और हाँ, एक बात ज़रूर याद रखिएगा कि आप लोग देख तो लेते हैं लेकिन शेयर बिल्कुल भी नहीं करते हैं। जैसा कि मैं बार बार कहती हूँ, माना कि प्लेटफॉर्म छोटा है, आपको मैं बहुत ज़्यादा सुविधाएं नहीं दे सकती हूँ, लेकिन ये आप भी देख रहे होंगे कि लगातार आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रयास और मेहनत भी की जा रही है। इसके साथ साथ इस प्लेटफॉर्म को बड़ा बनाना भी आपके हाथों में है। तो अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इस प्लेटफॉर्म को भी बड़ा होने में समय नहीं लगेगा। उम्मीद करती हूँ कि आप ज़रूर समझ गए होंगे और आपने अभी तक वीडियो को शेयर भी किया होगा, लाइक भी किया होगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। तो धन्यवाद, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।